हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 6 की बुक इतिहास, जिसका पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि कब क्या हुआ था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी कोई हमारी पुरानी बातें होती हैं जो हमारे परिवार से रिलेटेड होती हैं, उनके बारे में हमें अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के बड़े बुजुर्गों से पता चलता है कि हमारे परिवार में कब क्या हुआ, या हमारे जो वंशावली है वो कैसे आगे बढ़ी, या हमारे पूर्वज क्या काम करते थे, हमारा जो पैतृक व्यवसाय है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें जिस प्रकार घर के बड़े बुजुर्गों से पता चलती हैं, उसी प्रकार कुछ बातें ऐसी होती हैं आजकल की रोज़मर्रा की जो हमें समाचार पत्र, टीवी और रेडियो से पता चलती हैं। लेकिन अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले की बातें पता करनी हो, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते पीते थे और उसको कहाँ से लाते थे, तो ये सारी बातें जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास में ये सब बातें लिखी होती हैं, लेकिन इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था। तो ऐसी ही कुछ बातों को जानने और समझने का साधन है इतिहास। अब इतिहास में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे, तो उन लोगों के विषय में हमें कैसे पता चलता है। वो लोग जो वस्तुएं यूज़ करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार या औजार, उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ चीज़ें जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, पुरातत्ववेत्ता उन्हें कहते हैं जो ज़मीन के अंदर से खुदाई में प्राप्त चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने समय पुरानी है, उनको पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता। तो इस प्रकार वो वहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो भी हमें सामग्री मिली है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसके विषय में हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा है आद-ऐतिहासिक काल, यानी कि उस समय के बारे में हमें लिखित सामग्री तो प्राप्त है, किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, किंतु अभी भी ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता है। और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमें उस समय की जो लिपि मिली है, जो उस समय के हमें चीज़ें मिली हैं, लिखित सामग्री मिली है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, मीन्स वो चित्रों के रूप में लिखते थे, लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, यानी कि हमें लिखित सामग्री भी मिलती है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसके बारे में हमारे पास पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार जो हमारा अतीत है वो 3 भागों में बांटा जाता। मनुष्य ने जब लिखना शुरू किया था तब उसे कागज़ का ज्ञान तो था नहीं, भाई कागज़ का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है। तो उस समय मनुष्य ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र पर लिखता था। ताड़पत्र होता था ताड़ का पत्ता, और भोजपत्र भुर्ज नामक एक पेड़ होता था, उसकी छाल होती थी, उस पर मनुष्य लिखते थे। और ताम्रपत्र, ताम्र मीन्स तांबा, यानी कि तांबे के पतले और चपटे टुकड़े होते थे जिनका प्रयोग मनुष्य लिखने के लिए करता था। कभी कभी वे बड़ी बड़ी शिलाओं, जो चट्टानें होती हैं ना, बड़ी बड़ी चट्टानें, और जो खंबे होते हैं, स्तंभ कहते हैं उनको, जो खंबे होते हैं उन पर, दीवारों पर, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर भी लिखा करता था। अब हमारे जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला जो स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, उसमें पहले आता है अभिलेख। अभिलेख जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, ये लुम्बिनी अभिलेख है अशोक का, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
इस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ये ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं इस पर। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पाने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो यह रुम्मनदेई अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक ने ये लिखा है कि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अभिलेख से हमें इस तरह की बातें पता चलती हैं। दूसरा है सिक्के एवं मुहरें। सिक्कों से हमें तत्कालीन शासक का नाम, क्योंकि वो सिक्के पर लिखा होता था, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो सिक्के और मोहरें होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिक्का दिया हुआ है, ये सिक्का गुप्त शासक था ना, कुमारगुप्त प्रथम, उसका सिक्का है ये। इस पर उसे घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही इसी वंश का था एक समुद्रगुप्त, उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो सिक्कों पर जो आकृति बनी होती है उससे हमें पता चलता है कि राजा किस चीज़ का विशेष शौकीन था। जैसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो हमें पता चलता है कि वो संगीत में विशेष रुचि रखता था। अब इस सिक्के से हमें क्या पता चलता है, घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया राजा को, कि राजा जो थे वो एक बहुत अच्छे घुड़सवार थे। और हम इससे क्या पता, इस सिक्के को देखकर हम और क्या पता कर सकते हैं। अगर ये सिक्का सोने का बना है तो हम जानेंगे कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर ये चांदी का बना है या तांबे का बना है तो हमें उसी प्रकार से आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब हम चलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा एक जगह है, पुरातत्व स्थल है ये भी हड़प्पा सभ्यता का, और ये मिला है गुजरात में। यहाँ से हमें हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया से मिली हैं। मेसोपोटामिया कहाँ है? मिस्र में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पा वालों का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया वालों से होता था, तभी तो हड़प्पा की मोहर मेसोपोटामिया में मिली। इसी प्रकार एक और उदाहरण है सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और इसका जो निर्माण है वो मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब दूसरे स्रोत पर आते हैं, वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्य यानी कि पुस्तकें, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े, लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेख। इनसे भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं बुक में जो दी हैं वो दिया है आपका धार्मिक साहित्य, धार्मिक जो किसी भी धर्म से रिलेट होता है। जैसे वेद, रामायण, महाभारत ये हिंदू धर्म के हो गए। जैन और बौद्ध साहित्य, जैन धर्म और बौद्ध साहित्य हो गए। जातक कथाएं बौद्धों से रिलेटेड हो गई। धर्मेतर साहित्य ऐसा होता है जो कोई धार्मिक चीज़ के बारे में नहीं बताता, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराता है। उसी तरीके से है राजतरंगिणी, जिसे कल्हड़ ने लिखा है, और ये कश्मीर के इतिहास को जानने का बहुत अच्छा साधन है। और राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास का एक बड़ा ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें बहुत ही तर्क सहित अच्छी जानकारी दी गई है और ये कश्मीर के इतिहास को जानने का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। अब कुछ यात्री होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में आते हैं और वो वहाँ आकर अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, अपने यात्रा का विवरण लिखते हैं। उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। ऐसे ही कुछ फेमस यात्री हैं जो भारत में आए, जैसे मेगास्थनीज। ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसको सेल्यूकस ने भेजा था अपना राजदूत बनाकर। इसने लिखी थी एक पुस्तक इंडिका के नाम से। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हालांकि ये मूल रूप में हमें उपलब्ध नहीं है इस समय, किंतु इस पुस्तक का विवरण इसके बाद के बहुत सारे यात्रियों ने अपने वृत्तांत में दिया है, जिससे हमें इसके बारे में पता चलता है। दूसरा चीनी यात्री था फाहियान। ये गुप्त काल में आया था और इसने भी अपने जो बातें लिखी हैं उनसे हमें गुप्त काल से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक था हुएनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह भी चीनी यात्री था। इसने भी अपना यात्रा विवरण लिखा है
जिससे हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। कहते हैं ना कि जो हर्षवर्धन था बहुत ही दानी राजा था और प्रयाग में हर 5वें साल जाकर अपना सब कुछ दान करके आता था। ये हमें ह्वेन सांग के विवरण से ही पता चलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम साहित्यिक प्राचीन इतिहास की जानकारी अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की स्थिति का पता चल जाता है। अब एक चीज़ आती है कि जब हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि ये एक टीला है, इसके अलग अलग स्रोत हैं, स्रोत नहीं, इसकी अलग अलग पट्टियाँ हैं। जैसे एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब हम कैसे पता चलाएंगे? तो जो सबसे निचला होता है, जो सबसे नीचे दबा होता है, वो सबसे प्राचीन होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे नया होता है। यानी कि कोई भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। जैसे जहाँ पर लोग रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं, बनाते हैं कि नहीं। जैसे मान लो पहले हमारा घर कच्चा है, फिर हमने उसको तोड़ के पक्का घर बना लिया, तो हम उसी जगह पर तो बनाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारा टूटा फूटा सामान, कूड़ा करकट घरों के आसपास जमा हो जाता है। इस कारण से जो बस्ती की ज़मीन है वो धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। जब उस टीले की खुदाई की जाती है तो जो उसका सबसे निचला स्तर है वो सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के जो स्तर होते हैं वो बाद वाले होते हैं और न्यू होते हैं। अब हम तिथियों को कैसे लिखते हैं? अगला है इतिहास में तिथियाँ। इतिहास में कुछ तिथियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लिखा होता है 78 ईसा पूर्व। इसका क्या मतलब है? या कहीं पे आपने लिखा देखा होगा 110 ईस्वी। तो जो हमारी जो कुछ घटनाएं हैं, जो ईसा धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह, जो उनके जन्म से पहले हो रखी होती हैं, उनको कहते हैं ईसा पूर्व। और जो उनके जन्म के बाद की घटनाएं हैं उनको हम अंग्रेजी में एडी कहते हैं और हिंदी में हम उसको ईस्वी के रूप में लिखते हैं। इतना सब क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहाँ पर आपको समझाया गया है अभिलेख किसे कहते हैं, स्तूप किसे कहते हैं और पुरास्थल किसे कहते हैं। ये आप अपनी बुक में से याद कर लेंगे। और कुछ फैक्ट्स इसमें दिए हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न देखिए। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना, ये आपको बताना है याद करके। चैप्टर आप पढ़ चुके हो। इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, यानी जो सिक्के और अभिलेख होते हैं वो हमें कैसे बताते हैं कि क्या हुआ था और किस तरीके से बताते हैं, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, और इतिहास जानने के जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं उनका वर्णन कीजिए। अंतर स्पष्ट करना है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। ये मैं बता चुकी हूँ तीनों के बारे में। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार दोनों के बारे में बताया। आगे देखिए, चलो ये मैं बता देती हूँ आपको। प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है? नहीं है। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे? नहीं। सिक्कों और अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। राज तरंगिणी कौटिल्य की रचना है? जी नहीं। वेद धार्मिक साहित्य हैं? बिल्कुल सही। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था? फाहियान नहीं, गलत है ये। फाहियान गुप्त काल में आया था, मौर्य काल में तो मेगास्थनीज आया था। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।